हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हिस्ट्री का मैराथन क्लास चल रहा था, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके हर एक एग्जाम में। अगर आप ये सारे सीरीज़ पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फिर हिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका एशियंट हिस्ट्री, आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों आपको कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ तक हो चुका था, तो चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया था? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। प्रकृति कैसे थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति थी, जैसे 4 लिपियों में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, खरोष्टी लिपि में लिखा गया, अरमाइक लिपि में लिखा गया और ग्रीक लिपि में लिखा गया। ब्राह्मी लिपि जो ये भारत में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि कहाँ से मिले? भारत से मिले हैं। और खरोष्टी लिपि जो ये पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो उर्दू को जैसे तरह से होता है उसी तरह का खरोष्टी लिपि होता है। और खरोष्टी लिपि जो बना है ये आपका ईरानी का देन है। तो ईरानियों की एक लिपि थी अरमाइक लिपि। ईरानियों की एक लिपि कौन सी थी आपकी? अरमाइक लिपि। ईरानियों की थी एक अरमाइक लिपि थी। और अरमाइक लिपि और भारतीय लिपि मिलने से क्या बनी आपकी? खरोष्टी लिपि। तो ईरानियों की अरमाइक लिपि और भारतीय लिपि मिलने से क्या बनी आपकी? खरोष्टी लिपि बनी। तो यही आपका खरोष्टी लिपि किधर साइड चलता है आपका? तो ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड चलता है। जैसे उर्दू है उसी टाइप का होता है ये आपका। ये क्या दाएं से आपके बाएं ओर लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि क्या है? तरह से हिंदी जैसा होता है। ये आपका बाएं से क्या आपका दाएं ओर लिखा जाता है। और ये तीसरा क्या है? अरमाई लिपि। ये अफगानिस्तान से मिली है। तो आपको बताया गया था ईरानी और भारतीय लिपि मिलने से क्या बनता है आपका? खरोष्टी लिपि। तो अरमाई लिपि किधर चलती है आपकी? अफगानिस्तान साइड चलती है। और एक चौथा है ग्रीक लिपि। यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। अब आगे, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिस्टो को मिली। और अशोक के शिलालेख को कब खोजा गया था आपका? 1750 में। किसने खोजा था आपका? पादरी फैंथलर ने खोजा था। पादरी फैंथलर ने खोजा था। किसने खोजा था? पादरी फैंथलर ने। तो 1750 में अशोक के शिलालेख को 1750 में पादरी फैंथलर ने खोजा था। और इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिस्टो ने पढ़ा था। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवाना प्रियदर्शी रखा, मतलब देवताओं का पसंद। तो अशोक के अधिकतर शिलालेख में क्या नाम दिया है? देवाना प्रिय या देवाना प्रियदर्शी। आप दोनों को याद रखिएगा। तो देवताओं का पसंद लिखा गया है। तो ये भी पूछा जाता है अशोक का जो है अशोक नाम किस अभिलेख में मिला है या शिलालेख में मिला है? तो अशोक का जो अशोक नाम है वो मिला है आपका पहला तो मध्य प्रदेश का गुजरात अभिलेख से, और कर्नाटक का जो मौशिकी अभिलेख और नेदर अभिलेख से मिला है, तथा उदय गोगलान अभिलेख में मिला है अशोक का अशोक नाम। तो ये सारे आप याद रखिएगा कि अशोक का जो है अशोक नाम किस अभिलेख से मिला है। तो आपका पहला तो मध्य प्रदेश का गुजरात अभिलेख, फिर दूसरा कर्नाटक का 2 अभिलेख है कर्नाटक में, एक मौशिकी अभिलेख है, नेदर अभिलेख, और चौथा जो है आपका उदय गोलान जो अभिलेख है, उदय गोलान अभिलेख। तो इतने सारे, तो गुजरात का हो गया, मौशिकी हो गया, नेदर हो गया और उदय गोलान, इतने सारे अभिलेख से जो है अशोक का नाम जो अशोक मिला है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये क्या है? भाब्रू अभिलेख। तो राजस्थान, ये भाब्रू अभिलेख कहाँ मिला? आपके राजस्थान से मिला। तो भाब्रू अभिलेख में जो अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू अभिलेख में जो अशोक ने खुद को क्या बताया? मगध का सम्राट बताया। भाब्रू अभिलेख में इसमें बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये शंभू नहीं आपका, बुद्ध धम्म संघ। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न की चर्चा अशोक के किस आपके अभिलेख में है? तो आपके वो किस अभिलेख में है? तो आपके भाब्रू अभिलेख में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं अशोक के लघु अभिलेख। तो पहला, अशोक के कितने लघु अभिलेख है आपके? टोटल 7 है, और 7वां जो अभिलेख है वो सबसे बड़ा है। और तो लघु अभिलेख की बात करते हैं, तो पहला क्या है? रुमिनदेही अभिलेख, जो कि सबसे छोटा आपका है रुमिनदेही अभिलेख, जो कि कहाँ से मिला आपका? रुमिनदेही अभिलेख ये अफगानिस्तान के कांधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। इसका मतलब क्या होता है? रुमिनदेही अभिलेख से जो है अशोक ने जो है प्रशासनिक बातों की चर्चा न करके, इसमें बताया गया कि टैक्स को कैसे कम किया जाए, टैक्स को कम करने संबंधित बातें जो है रुमिनदेही अभिलेख में बताया गया। रुमिनदेही अभिलेख में बताया गया टैक्स से संबंधित टैक्स को कम करने संबंधित बातें बताया गया है, मतलब चर्चा उसमें किया गया है प्रशासनिक को छोड़कर। तो ये याद रखिए। दूसरा क्या आपका? कौशाम्बी अभिलेख। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी
तो अशोक की 3 पत्नियां थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी? आपकी कारूबाकी। तो कौशाम्बी अभिलेख में जो अशोक की पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि रानी का अभिलेख किस अशोक के शिलालेख को या अभिलेख को कहते हैं, तो वो कौन सा आपका है? तो वो आपका कौशाम्बी अभिलेख है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था बाद में। हालांकि बाद में क्या हुआ था, जो अकबर का जब शासनकाल था, तो इस कौशाम्बी अभिलेख को जो अकबर ने कौशाम्बी से ले जा करके जो है इसे अपने इलाहाबाद, जिसको कि अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। वहाँ पे 2 खुदाइयाँ फिर करवाया था। वहाँ पे एक इसमें जो है आपका सलीम मतलब जहांगीर का नाम खुदवाया था, और दूसरा बीरबल का नाम खुदवाया था। तो जहांगीर और बीरबल का वहाँ पे नाम खुदवाया था अशोक ने, सॉरी अकबर ने। तो अकबर ने नाम खुदवाया था सलीम जहांगीर का, और आपका क्या बीरबल का नाम खुदवाया था अशोक ने। तो वो आपका कौशाम्बी अभिलेख फिर क्या हो गया था? आपका वो हो गया था प्रयाग प्रशस्ति लेख हो गया था। हालांकि इसमें एक और गुप्त वंश का शासक थे समुद्रगुप्त, इसमें भी मतलब उसने भी कुछ मतलब इसमें खुदवाया था। इसकी रचना किसने किया था? उस काम किया था रवि कीर्ति ने किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है आपका, उसका रचना किसने किया था? आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख जो समुद्रगुप्त के समय जो था, उसका रचना किसने किया था प्रयाग प्रशस्ति लेख का? तो हरिसेन किया था। तो किसने किया था? आपका हरिसेन ने किया था। किसने किया था? आपका हरिसेन ने। तो किसने किया था? आपका हरिसेन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो पहले क्या था? आपका कौशाम्बी अभिलेख था। कौशाम्बी अभिलेख फिर क्या चला था आपका? तो समुद्रगुप्त का जो आपके, तो इसमें समुद्रगुप्त के समय जो है, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे हरिसेन, इसने ही मतलब इसे रचना किया था प्रयाग प्रशस्ति लेख का। तो इसको फिर बाद में जो अकबर के समय जो है इसको ले जा करके प्रयाग में स्थापित कर दिया जाता है। वहाँ पे 2 नाम लिखाया जाता है, एक बीरबल का नाम और एक आपको सलीम जहांगीर का नाम। तो चलिए अब आते हैं टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो कि कहाँ आपका है? वर्तमान हरियाणा में है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। तो टोपरा जो अभिलेख जो हरियाणा में था, उसको क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? इसको दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा किया था। तो ये सब याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में था, उसको दिल्ली के तुगलकाबाद में किस शासक ने स्थापित किया था? तो किस शासक ने स्थापित किया था आपका? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो ये किस वंश के शासक थे? तो ये तुगलक वंश के शासक थे, तो याद रखिएगा। और चौथा आपका क्या? मेरठ अभिलेख जो कि यूपी में मिला है। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। तो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को जो है आपके फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। और 5वां आपका रामपुरवा अभिलेख, ये जो बिहार के वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण से मिला है, रामपुरवा अभिलेख अशोक के शिलालेख है। अब बात करते हैं लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के पश्चिम चंपारण से ये भी मिला है। अलौरिया अरेराज, यह भी बिहार के पश्चिम चंपारण से मिला है। तो अशोक के लघु शिलालेख जो है ये सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? तो आपके वो बिहार से मिले हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या पूछा जा चुका है कि अशोक के जो सर्वाधिक जो लघु शिलालेख है सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं? तो वो आपके बिहार से मिले हैं। अब देखते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख। तो पहला शिलालेख में क्या है? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगा गया। हालांकि अशोक के जो खुद के किचन में जो है मोर का मांस पकाया जाता था, लेकिन इन्होंने लोगों को जो है अहिंसा पर बल देने के लिए कहा और पशु बलि पर रोक लगा दिया गया, मतलब पशु बलि की निंदा किया गया। और द्वितीय शिलालेख में क्या है? इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा किया गया है। और साथ ही साथ जो दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर वंश हो गया, पांड्य वंश हो गया, श्रीलंका का वंश हो गया, केरपुत्र हो गया, सतीय पुत्र हो गया की चर्चा मिलती है, लेकिन चोल वंश से चर्चा नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है किस राजवंश से चर्चा नहीं मिलती है? तो वो चोल वंश से चर्चा नहीं मिलती। नहीं तो आपके ऑप्शन दे दिया जाए, 4 आपके ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें 3 को रहते हैं और चौथा चोल दे दिया जाता है कि इसमें से कौन नहीं है। तो आप याद रखिए चोल वंश की चर्चा नहीं मिलती है। बाकी आपके चेर वंश हो गया, आपके चेर वंश, पांड्य वंश, श्रीलंका, केरपुत्र, सतीपुत्र की चर्चा मिलती है द्वितीय शिलालेख में। और अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है पशु चिकित्सा और साथ में दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा मिलती है। और तृतीय शिलालेख में जो है इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजयुग, इक्तक और प्रादेशक की चर्चा किया गया जो धर्म के प्रचार के लिए थे। तो तृतीय शिलालेख में क्या है? राजयुग, इक्तक और प्रादेशक की चर्चा, 3 अधिकारी की चर्चा तृतीय शिलालेख में। और चतुर्थ शिलालेख में है इसमें भरी घोष की मतलब युद्ध की नीति। भरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध की नीति के स्थान पर जो है धम घोष, युद्ध की नीति के स्थान पर क्या आपका धम घोष की नीति का चर्चा किया गया है। मतलब जो अशोक जब कलिंग पे युद्ध किया था 268 ईसा पूर्व में किया था, तो वहाँ पे भारी मारकाट के बाद जो है अशोक जब दोबारा पहुँचा था युद्ध के मैदान में, तो लोगों को रोते बिलखते देख करके काफ़ी उसको
ये लगा था, तो जिस कारण से वो जो है अशोक ने जो है अपने युद्ध की नीति को त्याग करके जो है धर्म के मार्ग पर चलने का अनुसरण किया। तो तब से जो हुआ अशोक जो है युद्ध की नीति को त्याग करके क्या किया, भरिश घोष की जगह क्या किया, वो धर्म घोष की नीति का चर्चा किया। तो यही बताया गया आपके चौथे शिलालेख में बताया गया है। तो पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। तो अशोक ने क्या किया, उसके बाद अशोक का जो भतीजा था, अशोक का भतीजा था निर्ग्रोथ। अशोक का भतीजा कौन था आपका, निर्ग्रोथ। तो अशोक के भतीजा निर्ग्रोथ से जो अशोक को जो बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिला। और अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया, तो उपगुप्त ने दिया। तो किसने दिया, उपगुप्त ने दिया। तो वही तो उपगुप्त ने दिया। तो हालांकि अशोक ने जो है अशोक जो है आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन इसने सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महामात्रों की भी नियुक्ति किया, जो कि बौद्ध धर्म को जगह जगह पर जाकर इसका प्रचार कर सके। तो अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की ताकि धर्म को प्रचारित किया जा सके। तो ये किसमें दिया गया धर्म महामात्रों की नियुक्ति संबंधित, तो पांचवा शिलालेख में है। और छठा शिलालेख में कि अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए है, जब चाहे मुझे मिल सकता है। मतलब मेरे जो अधिकारी हैं, तो छठे शिलालेख में कहा है कि मेरे जो अधिकारी हैं वो जो है जन कल्याण के लिए, मतलब लोगों के भलाई के लिए है। तो वो जो है मेरे अधिकारी वो जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो जो है जन कल्याण के लिए, तो वो जब चाहे मेरे अधिकारी मुझसे मिल सकते हैं। तो ये किस शिलालेख में कहा गया, तो छठे शिलालेख में कहा गया है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ये भी याद रखिएगा कि पूछा जा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा, आपका सातवां शिलालेख है, सबसे बड़ा। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है जो कि इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। जो राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। तो राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में पहले अशोक कहाँ गया, आपके धर्म यात्रा कहाँ किया, पहले गया में किया। और 20वें वर्ष में कहाँ किया, लुम्बिनी में किया, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो एक दो तीन और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि अशोक पहले कहाँ गया, 10वें वर्ष कहाँ गया आपका, पहले गया गया, ठीक है। और गया के बाद वो कहाँ गया, कुशीनगर गया। गया के बाद कहाँ गया आपका, वो कुशीनगर गया, जहाँ बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब मृत्यु प्राप्ति हुई थी। और अशोक ने लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस जंगल में, फिर अशोक ने कपिलवस्तु किया। फिर लुम्बिनी बल के बाद कहाँ गया अशोक, कपिलवस्तु गया, ठीक है। लुम्बिनी बल 20वें वर्ष कहाँ गया, लुम्बिनी बाद कहाँ गया, वो कपिलवस्तु गया। फिर सारनाथ, और सबसे अंत में कहाँ गया, वो सबसे अंत में कहाँ गया आपका, श्रावस्ती गया। सबसे अंत में अशोक कहाँ गया, श्रावस्ती गया। तो शुरुआत पूछा जा सकता है कि 10वें वर्ष कहाँ गया। और पूछा जा अशोक जो है अंतिम धर्म यात्रा कहाँ किया था, धर्म की यात्रा कहाँ किया था, वो श्रावस्ती में किया था। तो इस तरह से जो अशोक के ये धर्म यात्रा थे। और आपका क्या है, नौवां शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। नौवां शिलालेख में बताया, नौवां अभिलेख जो है इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। और 10वां अभिलेख में इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया गया। 10वां में 11वां जो अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 11वां अभिलेख में कहा गया है कि मेरे अधिकारी जो है ब्राह्मणों को न सताएं। और 12वां अभिलेख में कहा गया है स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति किया गया। तो 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की चर्चा है। और 13वां शिलालेख में जो कलिंग युद्ध की चर्चा है, जो कब हुआ था आपका 261 ईसापुर में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसापुर में हुआ था। और उसमें कलिंग का राजा कौन था आपका, नंदीवर्धन था आपका राजा था उस समय। कलिंग का राजा कौन था आपका, नंदीवर्धन। अब बात करते हैं 14वें शिलालेख में, अशोक के 14 शिलालेख में। इसमें कहा गया कि मैंने ऊपर जो लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार मैं नहीं। तो 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जितने मेरे अभिलेख हैं या शिलालेख हैं जिसपे मैंने जो भी खुदवाया है, उस पर जो भी त्रुटियाँ हुई है, मतलब जो गलतियाँ हुई है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर खोदने वाला जो है लोहार जिम्मेदार है। तो वो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो खोदने वाला कौन है, लोहार। तो वो लोहार जिम्मेदार है, वो मैं नहीं हूँ। तो ये 14वां शिलालेख में कहा गया। तो अब बात करते हैं शेर एक कोना अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाई भाषा में है। तो जो क्या है, शेर एक कोना अभिलेख, ये जो अफगानिस्तान के कांधार से मिला जो कि ग्रीक तथा अरमाई भाषा में है।
और कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है, मतलब मेरी संतान मतलब पुत्र है। तो कलिंग अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रख। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव जो है मेरी संतानें हैं, मतलब मेरे पुत्र हैं, और मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया है। राजू कौन होता था? ये राजा का पुत्र होता था। तो राजू के अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। तो अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव से मिले हैं। ये पूछा जा सकता है कि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर कहाँ से मिले थे? तो चुनाव से मिले थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव से। अशोक की धर्म यात्रा। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धर्म कहते हैं। अशोक का धर्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक का धर्म था वो क्या था? स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति जो ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार है, व्यक्ति जो दास तथा सेवकों के प्रति उदार है, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो ये अशोक के धर्म यात्रा से संबंधित बातें हैं। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था बात करते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी इस समय तक। तो आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, आपको प्रीवियस इसमें बताया गया है। पार्ट 1 जो आपका मैराथन हिस्ट्री का उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो उसमें बताया गया है कैसे कैसे हम मतलब कृषि तक पहुँचे, कैसे कृषि का विकास हुआ, सारा कुछ उसमें बताया गया। तो कृषि और पशुपालन तथा कारखाने थे। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला था। शिक्षा सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता। सरकारी भूमि क्या कहा जाता? सीता भूमि कहा जाता था। मौर्यकालीन संगठन। एक श्रेणी था, एक निगम था, एक शार्थवाह था। तो श्रेणी क्या था? शिल्पकारों का संगठन था। श्रेणी क्या था? ये शिल्पकारों का संगठन था। शिल्पकारों का नहीं, ये शिल्पकारों का होगा। और निगम जो था ये व्यापारियों का संगठन था। और शार्थवाह जो था ये कारवा मतलब काफिला का संगठन था, काफिला संगठन था। और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक रहते थे। मौर्य काल की सेना जो नंदों से 3 गुनी थी, नंद मतलब नंद वंश से जो थी 3 गुनी थी। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। जस्टिन एक इतिहासकार है, इसने कहा है कि मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का एक गिरोह था। ऐसा स्टेटमेंट जो है जस्टिन ने दिया है, जो कि विदेशी इतिहासकार हैं। प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था मौर्य काल का? तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत मतलब क्या होता है? केंद्र में राजा होता है और बाकी उसके अगल बगल जो होते हैं सारे सिस्टम रहते हैं, उसे कहते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था। तो राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ या महामात्र कहा जाता है। महामात्र कहा जाता है, तीर्थ या महामात्र। तो उच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। और तीर्थ या महामात्रों की संख्या कितनी थी आपकी? 18। मतलब जो उच्च अधिकारी को संख्या कितनी थी आपकी? 18 था। तो प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 26। और प्रशासनिक जो अधिकारी को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा? अध्यक्ष कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी थी आपकी? 26 थी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं। तो पहला क्या? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो अधिकारी थे वो क्या थे? कृषि विभाग के हेड होते थे। जो सीताध्यक्ष जो होते थे वो कृषि विभाग के हेड होते थे। और आकाराध्यक्ष ये जो होते थे खनन विभाग का हेड होते थे। आकाराध्यक्ष जो होते थे ये खनन विभाग का हेड होते थे। और लक्ष्मणाध्यक्ष जो होते थे ये मुद्रा विभाग के हेड होते थे। और लक्ष्मणाध्यक्ष जो होते थे ये मुद्रा विभाग के हेड होते थे। और लक्ष्मणाध्यक्ष जो होते थे ये मुद्रा विभाग के हेड होते थे। और राक्षिन जो होते थे ये पुलिस विभाग के हेड होते थे। और राक्षिन जो होते थे पुलिस विभाग के हेड होते थे। और धर्मस्थली जो होते थे ये दीवानी न्यायालय, ये जो थे दीवानी न्यायालय के हेड होते। धर्मस्थली न्यायालय जो थे दीवानी मामलों के हेड थे। कंटक शोध ये जो थे फौजदारी न्यायालय थे। कंटक शोध जो था ये फौजदारी न्यायालय था, मतलब अपराध से रिलेटेड मामला था। फौजदारी जैसे हो गया, खून हो गया, जैसे कि आपका लूटपाट हो गया, ये सब हो गया, आपका फौजदारी मामला हो गया। और आपका दीवानी मामला क्या? जमीन से रिलेटेड विवाद हो गया, ये सब हो गया, वो आपका क्या आ गया? दीवानी मामला हो गया।
और गुट पुरुष गुप्तचर कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो है गुप्तचर को क्या कहा जाता है, गुट पुरुष कहा जाता था। और अस्थायी गुप्तचर, जो अस्थायी गुप्तचर होते थे, जो एक जगह पर रह करके जो अस्थायी गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। एक होता था आपकी संस्था होता था, एक संचार होता था। जो एक जगह पर रह करके जो जानकारी इकट्ठा करते थे वो क्या संस्था कहलाते थे, मतलब संस्था। और जो घूम घूम कर जो मतलब जानकारी इकट्ठा करते थे वो गुप्तचर क्या कहलाते थे, संचार कहलाते थे। तो संस्था जो थे ये एक अस्थायी गुप्तचर थे, जो एक जगह पर रह करके जानकारी इकट्ठा करते थे। और संचार जो थे ये चलायमान गुप्तचर थे, मतलब जो अनेक जगह जा करके जो है जानकारी इकट्ठा करते थे कि कौन है जो मतलब क्या सोचता है, राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। तो ये सब क्या है, संचार। वो संचार क्या था, ये चलायमान गुप्तचर थे। और आंटविक ये क्या था, जंगल का अधिकारी था। और समाहर्ता जो था, और आपके क्या समाहर्ता जो था ये टैक्स रिलेटेड, मतलब कृषि टैक्स रिलेटेड या कर से रिलेटेड, जो टैक्स जितना भी आपके कलेक्ट किया जाता था वो कौन करता था, समाहर्ता करता था। तो और एक था सानिधाता, ये क्या थे, कोषाध्यक्ष थे। सानिधाता जो अधिकारी थे ये क्या थे, कोषाध्यक्ष थे। और देखते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले हैं, पटना कुम्हार से मिले हैं। जो कि पटना का अवराज प्रसाद महल जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ये भी कहाँ से मिला के, पटना कुम्हार से मिले हैं। तो मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा, जो कि अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसके नीचे जो है, जो आपके 4 शेर है, इसके नीचे भी जो है कुछ जानवरों के चित्र बना हुआ है। तो उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जानवरों के ट्रिक से हेलो से याद रख सकते हैं। ट्रिक आप बताते हैं, एस से क्या हो गया आपका, एस से हो गया आपका हॉर्स हो गया, ऐसे क्या हो गया आपका हॉर्स, इससे क्या हो गया आपका एलिफेंट हो गया, इससे क्या हो गया एलिफेंट, एल से क्या हो गया आपका लायन हो गया, एल से क्या हो गया लायन, और ऑक्स से क्या हो गया आपका ऑक्स हो गया, ऑक्स मतलब क्या हो गया आपका बैल। तो ये 4 जानवरों की जो है, 4 जो शेर का चित्र है उसके नीचे जो ये 4 जानवरों की चर्चा है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक से क्या कहते हैं, उसको हेलो कहते हैं। तो याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया गया, आज इससे याद रख सकते हैं। तो मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है। यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो यक्ष और यक्षिणी मूर्तियाँ क्या थी, तो जैसे इसको जो है प्रारंभिक ईश्वर का दूत के रूप में आप समझा जा सकता है। तो वो ये मूर्तियाँ कहाँ से मिली आपकी, यक्ष और यक्षिणी मूर्तियाँ कहाँ मिली, पटना के दीदारगंज से मिला है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अशोक के अभिलेख जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं, और उसमें एक पाटलिपुत्र का ऑप्शन दे दिया जाएगा कि, तो आप उसमें चूज़ करना कि अशोक के शिलालेख किस जगह से नहीं प्राप्त हुए। तो आपको क्या टिक करना है, तो पाटलिपुत्र से अशोक के एक भी अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं। सामाजिक जीवन, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवा नाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया कि ब्राह्मणों को कोई न सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को जो गया की 4 गुफा दे दिया। मतलब जो आजीवक संप्रदाय थे, आजीवक संप्रदाय से स्थापक कौन थे, मोगलीपुत्र घोषाल थे। और आजीवक संप्रदाय कौन मानते थे, अशोक के पिता बिंदुसार मानते थे। तो अशोक ने क्या किया, आजीवक संप्रदाय के लिए जो है बिहार के गया में जो है 4 को मतलब जो गुफा का निर्माण कर दिया गया, निर्माण कर दिया उसके रहने के लिए। आजीवक जो थे उससे रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप हो गया, बारिश हो गया, इससे बचने के लिए जो है उसको बना दिया गया। तो बौद्ध धर्म के साथ साथ आजीवक संप्रदाय के लोगों की भी मतलब इसने सहायता की। और अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों को की जो आय थी उसमें बहुत कमी आ गई। तो एक पूछा, तो ये बताया गया था आपको, अशोक ने आजीवक संप्रदाय 4 गुफा बनाए। तो 4 गुफा कौन थे, कंचौपाल था, सुदामा था, विश्व झोपड़ी था, कंचौपाल था, सुदामा था, विश्व झोपड़ी था, और एक और था उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये 4 आपके गुफा थे, उसको याद रखिएगा। और हाँ, एक और पूछा जा सकता है, अशोक का बेटा था, अशोक का बेटा क्या नाम था आपका, अशोक का बेटा का नाम क्या था आपका, अशोक का बेटा का नाम महेंद्र। और महेंद्र का पुत्र कौन था आपका, अशोक का पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था। अशोक का पुत्र का नाम क्या था आपका, महेंद्र था। अशोक के पुत्र का नाम क्या था आपका, महेंद्र। और महेंद्र का पुत्र कौन था, दशरथ। और महेंद्र का पूर्व पुत्र कौन था, दशरथ। तो अशोक का जो पोता था दशरथ,
जो अशोक का पोता था दशरथ, दशरथ ने क्या किया, तो गया में ही जो है नागार्जुन पहाड़ियाँ, गया में जो है नागार्जुन पहाड़ियाँ, गया में जो है नागार्जुन पहाड़ियाँ को कटवा करके जो है गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें आजीवक रहते थे। तो ये पूछा जा सकता है ये कि अशोक का जो पोता था दशरथ, उसने जो है आपके कहाँ पे जो है आजीविका रहने के लिए जो है गुफा का निर्माण कराया। तो बिहार के गया में नागार्जुन पहाड़ियों को कटवा करके आजीविकों के रहने के लिए निवास स्थान बनाया। तो ये पूछा जा सकता है। और अशोक ने जो बनाया था उसका क्या नाम था, उसका क्या था आपका, क्या था, कर्ण चौपाल हो गया, सुदामा हो गया, विश्व झोपड़ी हो गया, ये सारे आपके अशोक ने बनवाया था। उसमें से नागार्जुन पहाड़ियाँ इसको पोता दशरथ ने बनवाया था। तो ये सब याद रखिएगा। प्रशासनिक ढांचा, मौर्य काल में सबसे बड़ा पद होता था राजा का होता था, उसके नीचे युवराज होते थे, युवराज मतलब राजा का पुत्र होते थे। प्रांत का शासन प्रांतपति कहलाता था। तो प्रांत का जो राजा, प्रांत का जो मतलब हेड होता था वो क्या कहलाता था, प्रांतपति कहलाता। प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य। और विश्व जो होता है जिला, तो मौर्य काल में जो जिला को क्या कहा जाता है, विश्व कहा जाता था। और विश्व के जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे। और 10 गांव का जो समूह होता है उसको गोप कहा जाता था। और उसका जो छोटा मालिक या होता था उसको क्या कहते थे, गोप कहते थे। जो सबसे प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी। वर्तमान में भी वही है ग्राम, जो कि ग्राम जिसके जो हेड होते हैं ग्रामीण को मुखिया कहलाते थे। तो गांव के जो हेड होते थे तो ग्रामीण या मुखिया कहलाते थे। और मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी आपकी, 4 थी। लेकिन अशोक के समय जो थी प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती, 5, क्योंकि उसने जीता था किसको, आपके कलिंग को जीता था। तो अशोक के 5, तो टोटल मौर्य काल में कितने हो गए, तो प्रांत थे 5 थे। तो उत्तरा पंथ, दक्षिणा पंथ, अवंती और प्राची। प्राची नहीं, ये हो गया, प्राची नहीं प्राशी है, प्राची नहीं आपकी प्राशी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये क्या है, प्राशी है। 5वां क्या है, कलिंग है। तो उत्तरा पंथ जो था उसका राजधानी क्या था आपका, तक्षशिला था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में। और दक्षिणा पंथ का जो राजधानी था क्या था आपका, स्वर्णगिरी था, जो कि कहाँ की, महाराष्ट्र में है। और अवंती राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, जो कि मध्य प्रदेश में। और चौथा प्रांत था प्राशी था। प्राशी किसको कहते हैं, वर्तमान पाटलिपुत्र कहते हैं। जो उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोशली थी। तो ये 5 प्रांत थे मौर्य काल में। प्रांत वाले राज्य थे, 5 राज्य थे मौर्य काल में। इससे भी प्रश्न बनते हैं। नोट पे याद रखें, श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, क्योंकि श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। श्रीलंका जो अशोक के अधीन नहीं था। तो अशोक ने क्या किया था, श्रीलंका में जो है अशोक ने क्या किया था, श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अपने पुत्र जो है महेंद्र, और पुत्री क्या, अब पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम था क्या, संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा श्रीलंका। और यहाँ से जो है बिहार की गया से जो है बौद्धि का वृक्ष भी लेके गया था। और वहाँ पे जो श्रीलंका के जो राजा थे उसको मतलब दिया। और उसने जो है श्रीलंका राजा ने जो सहस्त्र बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। सहस्त्र जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और सिर्फ बौद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि आज जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित जो धर्म है श्रीलंका में, वो कौन सा है आपका, बौद्ध धर्म ही है। तो और फिर उसके बाद जो है अशोक ने जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा, नेपाल भेजा। और नेपाल के जो राजा थे उसने भी जो है आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और सर्वाधिक जो बौद्ध धर्म का विकास किस समय हुआ, तो अशोक के ही समय हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। तो अशोक की मृत्यु कब आपकी 232 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के और भी एक पुत्र थे, क्या नाम बताया था, महेंद्र। तो और उसके बाद इसके मगध गद्दी पर कौन बैठा, अशोक का पुत्र क्या बैठा, महेंद्र बैठा। कुणाल, अशोक का पुत्र क्या कौन बैठा, कुणाल बैठा। और इनका एक और पुत्र था, उसका नाम क्या था आपका, महेंद्र था। तो गद्दी पर कौन बैठा, अशोक के बाद बैठा कुणाल। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी जो था योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया।
किसी समय था? बृहद्रथ के समय। तो बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने क्या किया, सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की जो हत्या कर दी। तो अपने राजा की हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दिया। और तो क्या, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना कर दिया, और मौर्य वंश की क्या हो गया, समाप्ति हो गया। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। और मौर्य वंश के पतन के कारण क्या क्या थे, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है ये आपके। तो अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। तो मौर्य वंश का पतन क्या करता? अशोक का जो युद्ध नीति त्याग देना पहला। दूसरा, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ये दूसरा कारण था। तीसरा, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, तीसरा कारण था। चौथा, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना, साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये चौथा कारण थे। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मौर्य वंश के पतन का कारण बना। और नोट में याद रखिए, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत कब से होती थी? आषाढ़ से होती थी। ये पूछा गया है, आपके प्रीवियस एग्जाम पूछा गया है, आप देखिएगा कभी किस सेट मारिएगा तो आपको ये पता चलेगा। तो मौर्य काल में जो है वर्ष की शुरुआत कब होती थी? आपके आषाढ़ मतलब जुलाई महीने से होती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं अगले वंश, मौर्य वंश के बाद आया कौन? शुंग वंश, जिसने क्या किया था, अपने राजा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो अगला वंश को पढ़ते हैं हम, ये है शुंग वंश। तो मगध पर शासन करने वाला ये पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश है, गैर क्षेत्रीय राजवंश है। इस वंश के संस्थापक कौन से? पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पूरा नाम क्या था? वेशनगर था। तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि दूसरी राजधानी क्या बनाई? आपकी विदिशा, जो कि कहाँ? आपकी मध्य प्रदेश में। विदिशा कहाँ? आपकी मध्य प्रदेश में। तब विदिशा का पुराना नाम क्या आपका? वेशनगर है। विदिशा का पुराना नाम क्या है आपका? वेशनगर, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित्र शुंग जो था एक कट्टर ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग जो था एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि अर्हुत मध्य प्रदेश के स्तूल की खिड़कियों को पत्थर का करवा दिया। ये पूछा जाता है कि एक काम किया था इसने, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मौर्य काल के समय जो था, स्तूप के चारों ओर घेरा जो होता था, स्तूप के चारों ओर जो घेरा होता था वो क्या चीज़ का होता था? आपका लकड़ी का होता था। क्या चीज़ का घेरा होता है? लकड़ी का। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? उस लकड़ी को हटा करके क्या कर दिया? उस घेरा क्या कर दिया? पत्थर का कर दिया। तो ये बदलाव किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। इससे क्या किया था? जो स्तूप होते थे चारों ओर जो था घेरा लकड़ी का था, उसको क्या कर दिया? पत्थर का कर दिया। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना की गई। जो बौद्ध ग्रंथ है, जो बौद्ध पुस्तक है, उसकी जो जातक ग्रंथ है, इसकी रचना कब किया गया? पुष्यमित्र शुंग के समय का। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है, इसी समय लिखा है। पतंजलि ने जो है महाभाष्य की रचना कब किया है? तो ये भी पुष्यमित्र शुंग समय। और एक यज्ञ कराया था आपका, एक यज्ञ भी कराया था पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के समय कराया था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, या पूछा जा सकता है कि पतंजलि जो योग गुरु पतंजलि जो थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो किस शासक के समकालीन थे? तो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अब पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया था। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण ग्रंथ। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तो इसकी रचना कब हुआ है? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ। और एक मनुस्मृति आपने पढ़ा होगा, यह भी जो है पुष्यमित्र शुंग के समय इसकी रचना हुआ था, मतलब शुंग वंश के समय हुआ था। और पुष्यमित्र शुंग के समय जो है 2 यवन मतलब विदेशी आगमन हुए थे। अब पुष्यमित्र शुंग के समय जो है 2 यवन मतलब विदेशी आगमन हुए थे। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के द्वारा विफल कर दिया। और इस पे एक अग्निमित्र पे जो है एक कालिदास की एक रचना है, मालविका अग्निमित्र। आपने पढ़ा होगा मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र एक रचना है कालिदास की। इसमें जो है मालविका राजकुमारी और अग्निमित्र राजकुमार की चर्चा, जिसमें कैसे मालविका राजकुमारी अग्निमित्र ने प्रेम करके प्रेम विवाह किया था। तो इसकी चर्चा जो है, इसकी ये जो आपका अग्निमित्र है ये कोई और नहीं बल्कि ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। तो इसी की बात किया गया है। और पहले आक्रमण का नेतृत्व जो है डेमेट्रियस ने किया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था, हिंद यवन शासक। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? आपका मीनांडर, जिसको क्या कहते हैं? मिलिंद कहते हैं।
यही मिलिंद है जो कि नागसेन के द्वारा जो है मिलिंद और नागसेन का जो वार्तालाप हुआ इसको एक मिलिंद पुनः पुस्तक में संग्रहित किया गया। तो वही आपका मिलिंद है, मिनांडर, जो कि विदेशी या हिंद यूनानी शासक था। मिलिंद मतलब मिनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पुनः से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका प्रेम प्रश्न की चर्चा, यह थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, आपको बताए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है पतंजलि के नेतृत्व में जो अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ जीत लिया। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ मतलब बराड़ को जो है जीत लिया। और कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। तो कलिंग नरेश जो खारवेल था, इसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। इस वंश के शासक भागव्रत के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है। विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। गरुड़ ध्वज अभिलेख से जो है भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। तो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, आपके देवभूति थे। तो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे, जिनकी हत्या जो इनकी मंत्री वासुदेव ने कर दी। इसकी जो देवभूति हत्या किसने कर दी, वासुदेव ने कर दी। और इसके स्थान पे जो कर्ण वंश की स्थापना किया, इसके स्थान पे जो है कर्ण वंश की स्थापना किया। तो वासुदेव ने हत्या कर दी। वासुदेव ने जो हत्या कर दी, इसके स्थान पे क्या कर दिया, कर्ण वंश की स्थापना कर दी। जिस तरह से जो है मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना किया, उसी प्रकार से जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने जो है कर्ण वंश की स्थापना कर दिया। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। इन्होंने अपनी राजधानी क्या, विदिशा बनाया। इसने अपनी राजधानी विदिशा बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुख ने कर दी। जिस तरह से सीरीज चल रहा है उस तरह से कर्ण वंश के अंतिम शासक आपके शिमुख की हत्या किसने कर दी, तो सुशर्मा की हत्या किसने कर दी, शिमुख ने कर दिया। और इस तरह से शिमुख ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की। शिमुख ने जो है आपका क्या, सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। तो इस वंश के संस्थापक कौन थे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिमुख थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, आपके शिमुख थे। ये सातवाहन वंश था कहाँ था, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में था। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या था, प्रतिष्ठान था, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था। और प्रारंभ ये वंश महाराष्ट्र क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इसे महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। सातवाहन में सबसे योग्य शासक कौन था, हाल था। सबसे योग्य शासक कौन था, आपका हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण किया था। इसके समय जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय जो है नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण किया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, महाराष्ट्र के जोगल थम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है। जिसके एक और जीपीएस और दूसरी ओर क्या है, नहपान है। एक तरफ क्या है, जीपीएस और दूसरी तरफ क्या है, नहपान है। इस वंश का अगला शासक कौन था, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी था। इस वंश का अगला शासक कौन था, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के एक शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, रुद्रदामन ने किया था। शक शासक का नेतृत्व किसने, रुद्रदामन ने किया था। रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी मतलब पीपी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी किसने पराजित कर दिया, रुद्रदामन ने पराजित कर दिया। और फिर उसके बाद क्या, वैवाहिक संबंध दोनों के बीच हो गया। इस वंश का अंतिम शासक इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सातकर्णी था। यज्ञ भी सातकर्णी था। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया था। ब्राह्मणों को सबसे पहले तो ये सातवाहन शासक ने क्या किया था, इससे जब ब्राह्मण हो गए वो क्या, जो पूजा पाठ कराते थे तो उसको पैसा मतलब उससे भिक्षा के बदले जो है उसको दान दक्षिणा के बदले क्या दिया गया, दान में क्या देने जाने लगा
ज़मीन दिया जाने लगा, मतलब ज़मीन। उसको क्या है, गांव का गांव मतलब जो है उसको दान में दे दिया जाता था, और वो गांव का जितना भी आय प्राप्त होता था वो सब जो है ब्राह्मण को बुलाता, आप खुद रख लीजिए। तो इस तरह से क्या होता था, बहुत सारे दान देते देते को मतलब बहुत सारे ब्राह्मण किए। क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब गाँव को प्राप्त करते करते एक तरह से वो बहुत सारे ग्राम प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से छोटा मोटा राजा की तरह हो गया था। तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं कि सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था मतलब क्या होता है, राजा के अंदर राजा। तो इस तरह को क्या, तो इस व्यवस्था क्या कहते हैं, सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था शुरुआत कब हुआ आपका, सातवाहन काल में हुआ, और ये जो गुप्त काल में जाकर के जो एक चरम सीमा पर पहुंच गया। तो भूदान देने की शुरुआत किसने किया था, ब्राह्मणों को। तो इसे किया था सातवाहनों ने किया था। अब वेतन बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया था, किंतु सर्वाधिक पहले गुप्त राजाओं ने किया था। सातवाहन समान जो था मातृशतात्मक, सातवाहन जो समाज जो था कैसा था, मातृशतात्मक था। तो सातवाहन का समाज कैसा था, मातृशतात्मक था। जैसा आपने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ पे समाज कैसा था, मातृशतात्मक था। तो सातवाहन में भी क्या था, मातृशतात्मक था। हालांकि सिंधु सभ्यता जैसा नहीं था। यहाँ सातवाहन में क्या था, तो यहाँ मातृशतात्मक भले ही था, लेकिन यहाँ जब राजा बनने की बारी आती थी तो पुरुष का जो मानसिकता था वो हावी हो जाता था। तो यहाँ राजा जो बनता था, यहाँ पे राजा जो बनता था पुरुष बनता था। हालांकि महिलाओं का महत्व ज़्यादा था, लेकिन जब राजा बनने की बारी आती थी, जब राजतंत्र की बारी आती थी, तो राजा बनने किसको दिया जाता था, महिलाओं को राजा बनने नहीं दिया जाता था। कौन बनते थे, तो पुरुष बनते थे। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन राजा बनने की बारी आती थी तो पुरुष बनते थे। तो उस समय हो जाता प्रीति सतात्मक हो जाता था। लेकिन तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता और सातवाहन में क्या है, मातृशतात्मक व्यवस्था थी। पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा है, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा मतलब पीबी के सीसा का सिक्का प्रयोग होता था। तो सातवाहन काल में सातवाहन शासकों ने क्या किया, सीसा का सिक्का का शुरुआत किया था। चांदी के सिक्के को काशार्पण कहते थे। तो सातवाहन काल में जो चांदी के सिक्का को क्या कहते थे, काशार्पण कहते थे। और सातवाहन साम्राज्य के भूमि जो गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि थी। अब बात करते हैं मौर्य उत्तर काल, मतलब मौर्य काल के मौर्य वंश के बाद के अब अगले शासक। अब बात करते हैं मौर्य उत्तर काल की। तो मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक में आक्रमण करने का अवसर मिला। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। तो 4 विदेशी आक्रमण कौन कौन, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ISPK ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ISPK आइस हो गया इंडो ग्रीक, जिसको बैक्टीरियाई कहते हैं या हिंदू यूनानी कहते हैं। तो वो हो गया आइस हो गया इंडो ग्रीक, एस हो गया आपका शक शासक, पीस हो गया पहलव वंश, और केस हो गया आपका कुषाण वंश। तो कुषाण वंश जो सबसे अंतिम में है। तो चलिए एक एक करके चारों विदेशी आक्रमण को पढ़ते हैं। पहला बात करते हैं इंडो ग्रीक, मतलब इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी, जिसको बैक्टीरियाई भी कहते हैं, हिंदू यूनानी कहते हैं या हिंद ईवन कहते हैं। सारे नाम एक ही हैं। तो इसका क्षेत्र जो था हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था। तो इनका जो क्षेत्र था हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था, अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियन शासक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियन शासक कहते हैं। तो हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। प्रथम चरण में इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। तो प्रथम चरण में जो है डेमेट्रियस ने पंजाब के साकल में जो है डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। ठीक है, ये पहला चरण में। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था, किंतु वो पराजित हो गए थे। तो थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था, पुष्यमित्र शुंग ने जो है हिंदू यूनानी शासक डेमेट्रियस को पराजित किया था। तो वही है। तो अगला शासक आया था मिनांडर, जिसको क्या मिलिंद कहा जाता है। इसने भी शुंग वंश राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु यह भी पराजित हो गया। किंतु जो मिनांडर भी क्या है, पराजित हो गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो मिनांडर को पराजित कर दिया। तो इसे मिनांडर जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के बौद्ध धर्म से शिक्षा ली, यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। तो ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था। तो वो कौन था, आपका मिनांडर था, जो कि राजा मिलिंद, जो कि कौन सा शासक था, हिंद यवन शासक था। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो वो शासक था मिनांडर। तो नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप की चर्चा जो है नागसेन की पुस्तक मिलिंद पुनः मिलती है। मिनांडर और
नागसेन की चर्चा का जो मिलता है, कहाँ से मिलता है? मिलिंद पर्व से मिलता है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण, इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। तो द्वितीय चरण में क्या किया? यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना किया। इस वंश के शासक कौन थे? ऑंतियाल थे। इसने अपना राजदूत को हेरोडोटस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा था। हेरोडोटस भागवत धर्म मतलब विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा मतलब विष्णुनगर जो प्रारंभ था उसमें गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया, किसने बनाया? तो हेरोडोटस भागवत धर्म से, तो हेरोडोटस जो है भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया, भागवत धर्म को या वैष्णव धर्म को। इस धर्म के सम्मान में जो विदिशा विष्णुनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया हेरोडोटस, यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख था। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख का क्या नाम था? गरुड़ ध्वज अभिलेख। हिंद यूनानी की विशेषता, तो ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। इसलिए काली मिर्च को क्या कहता है? यमन प्रिय कहा जाता है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानी ने चलाया था। तो पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी मतलब बैक्ट्रिया ने जारी किया था, हिंद यूनानी। अब सिक्के से रिलेटेड 3 सवाल बनते हैं आपके, ये नोट में याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? आपका हिंद यूनानी शासन किया। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किसने किया? हिंद यूनानी शासन, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं, बैक्ट्रियाई कहते हैं, इससे जारी किया सबसे पहले सोने के सिक्के। और पूछा जा शुद्ध सोने के सिक्के, और पूछा जा शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? कुषाणों ने जारी किया। किसने किया? कुषाणों में। और कुषाणों में भी अब राजा पूछ लिया जाता कौन से किसने किया? तो कनिष्क ने किया। और कुषाणों में राजा पूछ लेगा तो किसने किया? वो कनिष्क ने किया। अब पूछा जाएगा सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किस शासनकाल में चले थे? तो वो किस शासनकाल में चले थे? गुप्त शासनकाल में चले थे। कब चले थे? गुप्त शासनकाल में। तो 3 सवाल बनते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानी शासक, जिसको बैक्ट्रियाई कहते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं, हिंद यवन कहते हैं, इसने जारी किया। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए, जिसमें राजा पूछेगा तो कौन? कनिष्क। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासनकाल में हुए थे? गुप्त शासनकाल में हुए थे। तो ये 3 सवाल बनते हैं सोने के सिक्के से, आप याद रखिएगा। यूनानी भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। अब बात करते हैं शक वंश। शक वंश या जिसको कहते हैं शाक वंश, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? शक वंश। शक वंश जिसको क्या सिथियन वंश भी कहते हैं। ये क्या है? 90 BC के आसपास जो है इस वंश की स्थापना हुआ था, 90 BC के आसपास। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक क्या कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, जो कि सूची वंश मतलब काबिला बालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। सूची वंश मतलब काबिला बालों ने मध्य एशिया भगा दिया। शक राजाओं को क्षत्रप कहा गया है। तो शक राजाओं को क्या कहा गया? क्षत्रप कहा गया है। यह भारत में आकर 5 जगहों बसे। पहला कांधार में, कहाँ बचे आपके? कांधार में। शक शासक कहाँ बचे? कांधार में बसे, क्योंकि अफगानिस्तान में है। और तक्षशिला में बसे, और मथुरा में बसे, उज्जैन में बसे, और नासिक में बसे। और मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने 57 तो मथुरा के राजुक शक को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम नामक संवत चला। 57 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58। यहाँ पे 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में। हालांकि काउंट किया जाता है 57 से किया जाता है। तो इसे उपलक्ष्य में जो शक संवत तो विक्रम संवत की स्थापना किया। तो किसने? विक्रम संवत का। तो क्या हुआ? शक, तो शक शासक जो थे उसको एक उज्जैन का, तो उज्जैन का जो था मतलब उज्जैन मतलब आपका मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, तो उज्जैन का एक राजा था, स्थानीय राजा था। इसने क्या किया? शक शासक को हरा करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में इसने जो है एक कैलेंडर चला, जिसका नाम क्या था? विक्रम संवत।
तो किसने कौन सा कैलेंडर चला आपका? विक्रम संवत चला। कौन सा कैलेंडर चला आपका? विक्रम संवत। तो जब आपको सब विक्रम संवत निकालना पड़े तो आपको क्या करना? अभी क्या कौन सा वर्ष चल रहा है आपका? अभी आपका चल रहा है 2023। तो 2023 में आप जब 58 जब जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा? विक्रम संवत का वर्ष आ जाएगा। एक आपका क्या है? शक संवत। उसमें क्या 78 ईसा पर जो कनिष्क राजा बना था तो उस उपलक्ष्य में जब उसने शक संवत शुरुआत किया था। तो जब 2023 में 78 घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा? शक संवत का काल आ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। और 2023 में प्लस 58 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। तो भारतीय संविधान का ये मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नहपा ने सातवाहन शासक गौतमपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। किंतु जो वह उसने उसको जो है गौतमपुत्र सातकर्णी ने पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक के जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है। जोगल थम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है कि गौतमपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था? शक शासक नहपान को पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? नासिक के जोगल थम्बी मिले सिक्कों से मिलती है। सबसे प्रतापी शासक जो था शक का, वो उज्जैन का रुद्रदामन था। तो सबसे प्रतापी शासक जो था वो कौन था? शक शासक का उज्जैन का कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जो सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। तो शक शासक जो था उज्जैन का, रुद्रदामन ने क्या किया? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया, जो कि सातवाहन शासक था। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। तो रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख है। तो रुद्रदामन जो था संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो इसने क्या किया? विशुद्ध मतलब शुद्ध जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख बनाया, जिसका नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। तो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि भारत का पहला अभिलेख है, यह पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो शक शासक रुद्रदामन ही कराया था। तो जीर्णोद्धार मतलब क्या था? सुदर्शन झील क्या था? ये जो था सिंचाई के लिए जो था झील था। तो ये क्या हो गया था? इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुजरात के गिरनार पर्वत की क्या था? सुदर्शन झील का स्थापना। तो ये क्या हुआ था? समय बीतने बाद क्या होता है? छित पिछित हो गया था। तो इसको क्या कहता है? रुद्रदामन से साफ सफाई करवा के पुनः सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाए। इसको क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार कहते हैं। तो जीर्णोद्धार किसने कराया आपका? शक शासक रुद्रदामन ने कराया। फिर बहुत आगे जाने बाद जो है इसका पुनरुद्धार, मतलब इसका पुनरुद्धार किसने कराया आपका? फिर जीर्णोद्धार। पुनरुद्धार तो कराया आपका शक शासक रुद्रदामन ने। फिर इसका जीर्णोद्धार किसने कराया आपका स्कंदगुप्त ने कराया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने फिर करा था इसका। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस अभिलेख से एक जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने इस झील का पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख से कराया। किससे कराया? सुविशाख से कराया जीर्णोद्धार। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये थोड़ा देर पहले आपको बताया था। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप क्या है? देवनागरी। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, वो क्या है आपका आधुनिक रूप क्या है? देवनागरी। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। ये कभी कभी आपका वनडे एग्जाम पूछा जाता है कि शक शासक अंतिम शक शासक कौन था आपका? रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था आपका? रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के भी चलाए थे गुप्त शासक। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। जो कनिष्क ने कैलेंडर चलाया था, इतना अधिक प्रयोग हुआ कि इसे शक संवत नाम दिया गया। तो शक शासकों ने 78 ईस्वी में जब गुप्त ये आपका कनिष्क ने जो है कनिष्क ने कुषाण वंश शासक कनिष्क ने जो है एक कैलेंडर चला, जिसका नाम क्या था? तो ये इतना प्रयोग किया शकों ने किया था, इसका नाम क्या हो गया? शक संवत हो गया। तो ये आपका राष्ट्रीय पंचांग है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सूर्य पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है सूर्य पर आधारित है।
यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर का। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 8 जनवरी 2020 है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या है, आज 8 जनवरी 2020 है। विक्रम संवत, इसे मालवा शासक विक्रमादित्य 4 ने 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। विक्रम संवत को मालवा शासक, यह उज्जैन का शासक विक्रमादित्य 4 ने किया था। तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे, अर्थात विक्रम संवत में तिथि याद करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है 57 जोड़ देंगे। विक्रम संवत के अनुसार आज अगर जोड़ेंगे 2020 से, अगर ये 2020 का बुक था तो 2023 से जब जोड़ेंगे, एग्जाम्पल ये 2023 प्लस 57 करेंगे तो आप इतना ईयर आ जाएगा। शक संवत, इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। शक संवत, इसे कनिष्क ने जो 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। शक संवत में तिथि याद करने के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 18 साल घटा देंगे। आपको थोड़ा पहले आपको बता दिया गया था सब सारी चीज़ें कि कैसे विक्रम संवत निकलता है, कैसे सन संवत का डेट निकलता है, आपको बता दिया गया था कि निकालने के लिए अगर आपको विक्रम संवत निकाला था 2023 में, आपको क्या करना है, 58 को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। और आपको विक्रम संवत निकाला तो क्या करना है, आपको 2023 में आपको क्या करना है, 78 को घटा देना है, तो आपका वो ईयर निकल जाएगा। तो विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत, ये जो है मुस्लिम कैलेंडर है और चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत हो गया, शक संवत, हिजरी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर जो चंद्रमा पर आधारित है। अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले वंश, पहलव वंश की। यह ईरान, फारस, पर्शिया के थे, जिस कार्य से पर्शियन कहा जाता है। जिस कारण पहलव वंश को क्या कहा जाता है, पर्शियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी फिरोजपुर, जो कि वर्तमान पेशावर पाकिस्तान कहा जाता है, वर्तमान पेशावर पाकिस्तान कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे, मिथ्रेडेटस थे पहलव वंश शासक। इस वंश से सबसे योग्य शासक कौन थे, गोंडो फर्निस थे। इस वंश से सबसे योग्य शासक कौन थे, आपके गोंडो फर्निस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए बरी अभिलेख मिला। जिनका जो है गोंडो फर्निस, जो पहला शासक गोंडो फर्निस है, इनका पाकिस्तान से तख्त ए बरी अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। ये किस लिपि में, आपकी खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक जो है सेंट थॉमस जो है आया था। ये भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो पहला शासक गोंडो फर्निस के समय जो है पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक आया था, सेंट थॉमस आया था, भारत आया था। ये भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कब आया था, गोंडो फर्निस के समय आया था पहला शासक। अब बात करते हैं कुषाण वंश की। ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया से यूची, तो चीन की, ये क्या थे, चीन की यूची जनजाति थे। तो चीन की यूची जनजाति थी, वही थी आपकी कुषाण वंश। तो ये भी कहाँ से आए थे आपके, ये भी मध्य एशिया की यूची मतलब कभी था, 5 भागों में बटा था। ये 5 भागों में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र जो था मध्य एशिया के अनुतरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। कुषाण वंश के संस्थापक जो था कुजुर कटफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुर कटफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, आपके कुजुर कटफिसेस थे। इन्होंने जो तांबे का सिक्का चलाया, कुजुब कटफिसेस जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, इन्होंने क्या किया, तांबे का सिक्का चलाया। और अगला शासक कौन था, भीम कटफिसेस। कुषाण वंश का अंतिम शासक, अगला शासक कौन बना आपका, भीम कटफिसेस। कुजुब कटफिसेस बाद कौन बना अगला शासक, भीम कटफिसेस, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, भीम कटफिसेस था। और संस्थापक पूछा तो कौन हो गया, कुजुब कटफिसेस। और ये शैव धर्म को मानता था, मतलब भगवान शिव को मानते था कौन, आपका भीम कटफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, आपका कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक करवाया और इस अवसर पर इसने शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, मधुस को बनाया। और सांस्कृतिक राजधानी मधुस नहीं, मथुरा है। और सांस्कृतिक राजधानी क्या थी, आपकी मथुरा थी। तो सांस्कृतिक राजधानी कनिष्क क्या थी, आपकी मथुरा थी।
तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा दार्शनिक जो अश्वघोष को अपने साथ लेके गया था। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिससे भिक्षा मांगते थे गौतम बुद्ध, तो वो पात्र जो है लेके गया पाटलिपुत्र से, और दार्शनिक ले गया जो कि एक अश्वघोष था, उसको भी ले गया अपने साथ। पांचु के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करा था। तो आपने पढ़ा, बताया गया है पहले वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी आपकी, 102 ईस्वी में हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और किसके उस समय शासक कौन थे, कनिष्क थे, और हिस्सा किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। और इसी समय जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। और कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने जब बुद्ध चरित्र की रचना किया, अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना किया, जिसे क्या कहा था, बौद्धों का रामायण कहा था। बुद्ध चरित्र को क्या कहा था, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चरक ने जो चरक संहिता लिखा, ये वैद्य थे, हमारे डॉक्टर थे। नागार्जुन ने जो माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, आपका नागार्जुन कहा जाता है। इसे सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे, अतः शून्यवाद के जनक किसको कहते हैं, नागार्जुन को कहते हैं। और चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान बढ़ गया था। कनिष्क जो था ये महायान शाखा को मानता था, कनिष्क जो था महायान शाखा मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए थे। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ी से होता था। इसलिए होता था क्योंकि उसने देखिए उसमें क्या था, सिल्क रूट जो चीन से बिकने के लिए जाता था, मध्य एशिया जाता था। तो इसने क्या किया, कनिष्क ने क्या किया, उस रूट के बीच में जो है कनिष्क ने आधिपत्य जमा लिया। और क्या किया, जो सिल्क रूट से जो जाता था, चीन से जब बिकने जाता था, मध्य एशिया या यूरोप साइड जब बिकने जाता था, ये सिल्क बिकने जाता था, रेशम, तो इस रेशम मार्ग पे अधिकार कर लिया था सिल्क रूट पे कनिष्क ने। तो क्या होता था, वहाँ से बहुत सारा टैक्स, मतलब बहुत सारा आय प्राप्त होता था, जिस कारण जो बहुत सारे सोने की मुद्राएं मतलब प्राप्त होने लगी, बहुत सारा आय प्राप्त होने लगे, जिस कारण से कनिष्क ने क्या किया, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया। तो कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये लिप्ति है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा दक्षिण में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख था। अज्ञात के पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी से यह जानकारी निकली है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोग से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। तो कनिष्क के समय ही जो पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। इसी समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। इसी समय अरब के नाविक जो हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। रेशम मार्ग, यह चीन के रेशम व्यापार के को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदुकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स था, कर टैक्स होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो 105 ईस्वी के आसपास लगभग कनिष्क की मृत्यु हुई थी। 105 ईस्वी के आसपास जो कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग हो गए। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। तो इसके अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। तो कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव थे। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना किया। तो जो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। तो गुप्त जो थे किसके सामंत थे, तो कुषाणों के ही सामंत थे। प्राकृतिक गांधार कला शैली, इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूनानी, मौर्य तथा शुंग काल की कलाएं भी मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक समझ लीजिए, एक आपका ग्रीक, आपका यूनानियों का जो था एक आर्ट था, यूनानी के एक आर्ट था, मतलब क्या एक कला था। तो उसका नाम क्या था, हेलेनिस्टिक आर्ट। तो आर्ट मतलब क्या कला होता है। तो यूनानियों का एक कला था हेलेनिस्टिक आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट
और भारतीय आर्ट दोनों मिलने से क्या बना आपका गांधार कला। तो यूनानियों की आपकी हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय आर्ट दोनों मिलने से क्या बना आपका गांधार कला। तो यूनानी की देन क्या है गांधार कला। तो इस कला में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी है। इस शैली में मूर्तियाँ काले पत्थर की होती थी। और मथुरा शैली इसे शुद्ध देशी शैली कहते हैं। इसमें मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की बनी हैं। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। तो मथुरा शैली में जो है लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था और गांधार कला में जो काले पत्थर का प्रयोग होता था। तो गांधार कला में क्या होता था, ब्लैक पत्थर का यूज होता था और मथुरा कला में क्या लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। अब बात करते हैं अमरावती शैली। इसका विकास आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल में हुआ था। इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बनी, इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई है, इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई, इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई अमरावती शैली में। ओके फ्रेंड्स, ये बस इतना तक। आज आपका 1 घंटा का ये मैराथन था। तो ये दूसरा पार्ट था आपका। ऐसे ही आपका 1-2 पार्ट और आएगा, उसमें आपका ये एशियन हिस्ट्री खत्म कर दिया जाएगा, आपका मिडिवल कर दिया जाएगा, मॉडर्न कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका सारा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा खत्म करने में, लेकिन आपको अगर ये सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको दोबारा फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे चैप्टर कवर कर दिए जाएंगे, मतलब सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं, वो सारे जो पार्ट को कवर कर दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ लेते हो, आपके सारे एग्जाम में आपके बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप देखिएगा। ओके फ्रेंड्स।